नमस्कार, आप सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में जोड़ी 25 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। भारत की ग्रोथ G20 देशों में सबसे ऊपर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था पर कम होगा टैरिफ का असर। आज से जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी में अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको पर असर पड़ने की आशंका। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 214 अंक की बढ़त के साथ 76,237 और निफ्टी 56 अंक चढ़कर 23,222 पर कर रहा है कारोबार। तो जाना आपने आज की टॉप लाइंस, क्या कुछ खास कारोबार जगत की जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, क्या स्थिति है गिफ्ट निफ्टी की, आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 46 अंकों से ज्यादा की जो बढ़त है वो इसमें नजर आ रही है, जिसके बाद ये 23,332 से ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो बात हुई गिफ्ट निफ्टी की। इसके साथ साथ सेंसेक्स से भी अगर बात की जाए, क्या स्थिति आज नजर आ रही है। देखिए आज हरे निशान के साथ जो सेंसेक्स की शुरुआत है वो नजर आ रही है, जिसके बाद 214 अंकों से ज्यादा की बढ़त है और ये 76,238 से अधिक पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी 50 की भी अगर बात की जाए, क्योंकि कल हमने देखा था कारोबार में किस तरीके से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी, लेकिन आज निफ्टी 50 की भी अगर बात की जाए तो 56 अंक से अधिक की जो बढ़ोतरी है वो नजर आ रही है और यहाँ ये कुल 23,221 से अधिक पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से मार्केट जो है वो फिलहाल बनी हुई है और कई तरह के आकलन लगाए जा रहे थे कि जो भारतीय बाजार हैं उसमें किस तरह का असर हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि जो असर है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज अगर बात की जाए अमेरिका के जवाबी शुल्क को लेकर अनिश्चितता के बीच कल घरेलू शेयर बाजारों में एक जो गिरावट है वो देखने को आई और सेंसेक्स करीब 1400 अंक से अधिक लुढ़क गया था। तो आज की लेकिन अगर बात की जाए, आज आपने देखा कैसे जो भारतीय शेयर बाजार है उसमें हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है। लेकिन अमेरिका आज से प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर जवाबी शुल्क लगाने जा रहा है। ट्रंप की जवाबी शुल्क नीति जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अमेरिका उन देशों से आयातित वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। इसका चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको पर असर पड़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका की विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है कि शुल्क किस तरह के होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इसकी घोषणा करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की मजबूत स्थिति को लेकर। जी हां, भारत की वृद्धि दर, कर उपायों और निरंतर मौद्रिक सहजता के दम की अगर बात की जाए तो बता दें नए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहेगी, जो विकसित और उभरते G20 देशों में सबसे ज्यादा होगी। दरअसल मूडीज रेटिंग्स ने उभरते बाजारों पर एक रिपोर्ट में ये अपनी जानकारी साझा की है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत पूंजी आकर्षित करना जारी रखेगा और किसी भी विदेशी पूंजी निकासी को आसानी से झेल सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता से पूंजी निकासी का जोखिम बढ़ेगा, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे बड़े उभरते बाजार अपनी घरेलू उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं, बड़े घरेलू पूंजी बाजारों, नीति विश्वसनीयता और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर ऐसे हालात में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि उच्च स्तरों से थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन इस साल और इसके साथ ही अगले साल ये मजबूत रहेगी। मूडीज ने कीमतों के मोर्चे पर कहा है कि भारत में महंगाई 4.9% से घटकर 2025-26 में 4.5% रह सकती है। तो तमाम तरह के अनुमान हैं जो कि बताते हैं किस तरीके से लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की टैरिफ नीति की भी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की टैरिफ नीति के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की टैरिफ नीति का मुख्य उद्देश्य व्यापार को विनियमित करना है, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है और इसके साथ साथ आयात निर्यात वस्तुओं पर करों के माध्यम से राजस्व को उत्पन्न करना है।
लोकसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि बदलते व्यापार की स्थिति में भारत अब मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाएं कम या फिर समाप्त की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टैरिफ में कटौती करने से खासकर इनपुट और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्माताओं का मुकाबला बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घरेलू उद्योग की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है और साथ ही आयात निर्यात वस्तुओं पर करों के माध्यम से जो राजस्व उत्पन्न होगा उससे विकास में भी मदद मिल सकेगी। मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और भारत की टैरिफ नीति जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जाहिर तौर पर निभाएगी। इसकी जानकारी दी पीयूष गोयल ने। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन इसके जरिए मिल सकेगा और ये एक बड़ा विजन है, बड़ा लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति जो है लगातार सुधरती हुई अब नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र अभूतपूर्व वृद्धि के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में वित्त वर्ष 2024 और 25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिकॉर्ड 25 गीगावाट बढ़ी है, जो एक साल पहले के मुकाबले 35% अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 214.67 गीगावाट थी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तब 18.57 गीगावाट का इसमें इजाफा दर्ज हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए भी एक विशेष वर्ष ये रहा है। हमने इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 100 गीगावाट को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास की सराहना करते हुए इसे उल्लेखनीय बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि एक शानदार विकास जो स्थिरता के लिए प्रति हमारी लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के मोर्चे पर भी एक बेहतर प्रदर्शन लगातार भारत का नजर आ रहा है। आपको बता दें, मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया। नीति आयोग ने एनसीएईआर के साथ मिलकर ये पोर्टल बनाया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए इस तरह के डेटा में राज्यों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। Putting the data out, engaging with researchers, engaging with the observers of the Indian economy is important, but I would think it is equally important for you to take it to the states, get them on board, let them see what is before them, let them see how other states are managing. One might want to see how other states are managing debt, but a second one would want to see how their per capita income is rapidly growing and what is it that they have to do. So you need to have this now as a platform for engagement with the states. You should become the catalyst, NCAR and NITI, you should become the catalyst. Make sure the states understand the importance of such data. और बात यूपीआई की, जिसके जरिए डिजिटल पेमेंट में हमने देखा है किस तरह का योगदान इसका रहा है। दरअसल देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन में इजाफा दर्ज किया गया है। मार्च में ये 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्च में यूपीआई आधारित लेन देन का मूल्य रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए रहा, जो फरवरी के 21.96 लाख करोड़ रुपए से 12.79% अधिक है। सालाना आधार पर मार्च में यूपीआई ट्रांजैक्शन मूल्य में 25% की वृद्धि और संख्या में 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी वजह से न सिर्फ लगातार देश में बल्कि कई अन्य भी देश हैं जहां पे यूपीआई लोकप्रिय हो रहा है। तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। डिजिटल पेमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यूपीआई ट्रांजैक्शन की, और किस तरीके से इसको लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं कि अब इसका जो चलन है वो और ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि अगर बात की जाए एनपीसीआई की, जिन्होंने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी सॉल्यूशन पर हाल ही में यूपीआई नंबर से जुड़े भुगतानों के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। इन नए दिशा निर्देशों का पालन करना यूपीआई मेंबर बैंक, यूपीआई एप्स और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के लिए ज़रूरी हो गया है। और आइए बात कर लेते हैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी। जी हाँ, देश में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। मार्च महीने की अगर हम बात करें तो जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी का कलेक्शन 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में
9.9% की बढ़त हुई थी। मार्च में जीएसटी का कलेक्शन इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से 6.8% अधिक है। तो जीएसटी कलेक्शन में इजाफा जो है वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से दर्ज किया गया है फरवरी के मुकाबले। अगर देखा जाए किस तरीके से मार्च में जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है और बेहद ही पारदर्शी इसको अब माना जा रहा है। साथ ही साथ इसमें भी क्योंकि जो जीएसटी पोर्टल है उसमें भी कई जो बदलाव हैं वो जाहिर तौर पर अब किए गए हैं, जिससे और ज़्यादा जो कलेक्शन है वो हो सके और जो लोग इससे जुड़े हैं उनको भी लाभ मिल सके। और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। आपको बता दें अब रिकॉर्ड स्तर पर किस तरीके से भारत का जो रक्षा निर्यात है वो पहुंच रहा है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यात में भी खासतौर से वैश्विक बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मेड इन इंडिया रक्षा उत्पादों की मांग जो है वो वैश्विक बाजारों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस वजह से बढ़ रही है, क्या कारण है, इसके पीछे आपको बता दें वित्त वर्ष 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो जो रक्षा निर्यात है वो बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अब से पहले इतना कभी नहीं रहा, यानी अब तक का सबसे ऊपर जो स्तर है वो उसने छुआ। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में ये करीब 12.04% अधिक रहा है। यानी पिछले वर्ष के ही मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 12 से अधिक फीसदी की जो बढ़ोतरी है वो इसमें दर्ज की गई है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में आपको बता दें रक्षा निर्यात जो है करीब 21,083 करोड़ रुपए रहा था और उसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि 12% से अधिक की बढ़ोतरी है। हालांकि रक्षा क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रम है यानी डीपीएसयू की अगर बात की जाए तो निर्यात में करीब उनका 42.85% का इजाफा उसमें भी दर्ज किया गया है, जो कि एक बड़ा योगदान इस बार माना जा रहा है। क्योंकि डीपीएसयूज जो हैं उनके पिछले योगदान की अगर हम बात करें यानी पिछले वित्त वर्ष में करीब 5,874 करोड़ रुपए का उनका योगदान था, जो कि अब बढ़कर 8,389 करोड़ रुपए रहा है, जो कि दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं रक्षा निर्यात में जो निजी क्षेत्र हैं उनके योगदान की अगर बात की जाए तो वो करीब 15,233 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रक्षा क्षेत्र के उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ रही है और उसी वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता का सीधे तौर पर ये संकेत देता है कि कैसे लगातार वैश्विक बाजार में भारत अपना दबदबा बढ़ा रहा है। और इसके साथ ही एक लक्ष्य भी है, वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और उसी दिशा में लगातार हम मान रहे हैं कि जो देश है वो आगे चल रहा है। रक्षा क्षेत्र का जो निर्यात है वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि इस वर्ष भी वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा है और माना यही जा रहा है कि वर्ष 2029 की जब हम बात कर रहे हैं तो जो लक्ष्य हम यहाँ लेके चल रहे हैं करीब 50,000 करोड़ रुपए का, उसको भी हम हासिल कर पाएंगे। कई ऐसे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना विश्वास जता रहे हैं भारत पर जब हम बात करते हैं रक्षा प्रणाली को लेकर, अलग अलग रक्षा उपकरणों को लेकर। ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लगातार जो ये तमाम उपकरण हैं, रक्षा क्षेत्र के जो अलग अलग उत्पाद हैं, कैसे ये ना सिर्फ भारत में आत्मनिर्भरता की झलक दिखा रहे हैं बल्कि दूसरे देश जो हैं इन पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम फोकस में बात कर रहे हैं कैसे जो भारत का रक्षा क्षेत्र का निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड स्तर पर ये जो निर्यात है वो दर्ज हुआ है और कहीं ना कहीं ये मेड इन इंडिया यानी जो हमारा यहाँ लगातार विनिर्माण हो रहा है वो वैश्विक बाजारों में भी धमकम का जो प्रतीक है नजर आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि साल दर साल जो हमारा रक्षा क्षेत्र का निर्यात है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं और वित्त वर्ष 2024-25 की अगर बात की जाए तो इस बार भी रिकॉर्ड स्तर पर ये रहा है।
धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने फिगर्स आज सब लोगों को, दर्शकों को बताए, इससे दो चीज़ें बहुत क्लियरली सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि जो इंडिया का अभी जो मेक इन इंडिया कैंपेन है और जो भारत में हथियारों की जो प्रोडक्शन हो रही है, वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। अभी जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे हथियार और वेपन प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना भी अपना एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री को नहीं है जी। हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट्स अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो बेहतरीन देश हैं उनको हो रहा है जी। तो सबसे जो खुशी के बाद इससे उठ के जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि अभी जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो इट हैज कम ऑफ एज जी। अभी वो उस हालत में नहीं है जैसे कुछ साल पहले या कुछ डिकेड्स पहले थी। तो जो हमारे हथियार बनाए जा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं और उनकी डिमांड सब जगह है जी। दूसरी बात है जो क्वालिटी जो एक्सपोर्ट का है वो भी बहुत चेंज हुआ है। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे छोटे कंपोनेंट्स इधर, अभी हम बड़े बड़े हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपने सुना था ब्रह्मोस मिसाइल का, हमारी तरफ से गन्स हैं और एम्यूनिशन है, व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, पिनाका लॉन्चर्स हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है कि जो भारतीय इंडस्ट्री है वो अभी बहुत मैच्योर हो चुकी है जी। बिल्कुल। तो इसके लिए जो आगे का बढ़ने का जो मौका है अभी हमारे लिए बहुत आगे जाने की क्षमता इस इंडस्ट्री के अंदर है जी। बिल्कुल, काफी अच्छे अवसर और जो जैसा आप कह रहे हैं कि काफी आगे हम जा सकते हैं। जो लक्ष्य हमारे पास है कि वर्ष 2029 तक जो निर्यात है करीब 50,000 करोड़ रुपए का, उस दिशा में कैसे आप देखते हैं इस यात्रा को? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये जो हमारे को टारगेट दिया है, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी कुछ हफ्ते पहले। तो जब उन्होंने मेरे से ये पूछा तो मैंने उनको पहला ये बात बोला था कि भारतीय जो इंडस्ट्री है उसमें ये क्षमता है कि हम ये जो आपने 50,000 का टारगेट है हम उसको लक्ष्य को पूरा कर सके और टाइम के अंदर पूरा कर सके। हमारे को बहुत मदद मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, अपने जो बाहर डीएज हैं, हमारे जो मिशन हैं देशों के बाहर, सबकी तरफ से मदद मिलती है। पर इसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो और फैसिलिटेटर या छोटे छोटे कदम लेने से हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। एक कदम ये होगा कि हमको लाइन ऑफ क्रेडिट जो होना चाहिए वो स्पेसिफाइड डिफेंस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए होना चाहिए। आज के दिन में जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है वो कंबाइंड होता है। तो जो अगर हम देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं तो हम उसको डिफेंस के लिए ईयर मार्क कर सकते हैं कि ये डिफेंस के लिए, जिससे काफी सारी मार्केट जो एशिया मिडिल ईस्ट में है वो खुल जाएंगी जी। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जी राजेंद्र जी। लेकिन जब वैश्विक बाजार की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाती है, वहां पे किस तरह की स्थिति अब भारत की उभरती हुई नजर आती है आपको? बहुत अच्छी दिखाई देती है। आज के दिन में भारत का जो स्थान है इन बाजारों में वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक तो जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हुई है रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान, जिसमें हमने शुरू से पहले बोला था कि हम दोनों पक्षों से डिस्टेंस रखेंगे, वो बहुत अच्छा और बहुत अप्रिशिएट किया गया, उसकी बहुत सराहना होती है। और जो भारत ने जो ये पोजीशन ली है उस पोजीशन का ही ये आज ये जगह आई है कि बहुत सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनकी सुरक्षा की जो जरूरतें हैं हम उनको पूरा कर सकें। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमको एक लाइन ऑफ क्रेडिट स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए डिफेंस के लिए देगी तो उसकी बहुत फायदा जी। बिल्कुल, और ना सिर्फ जब हम देखते हैं कि जो निजी क्षेत्र हैं रक्षा उत्पाद के लिए या इसके साथ साथ डीपीएसयूज की भी अगर बात की जाए, उनका भी योगदान इस बार काफ़ी अधिक रहा है, उसमें अच्छा खासा इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। देखिए, अगर आप पिछले साल का देखिए तो तकरीबन 15,000 करोड़ हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री से किया गया था और 5,000 से कुछ ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जी। इस साल अगर आप देखिए तो प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपना तकरीबन जितना 15,000 था उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने काफी बड़ा कदम लिया है, 40-42% ज्यादा हुआ है जी। 42%। मैं नहीं बिलीव करता कि हमको पब्लिक और प्राइवेट की बात करनी चाहिए, अभी हमको पूरे देश की बात करनी है। देश की इंडस्ट्री में पब्लिक और प्राइवेट सब इकट्ठी हैं। अगर उनकी भी सक्सेस होती है तो हमको खुशी है, हमारी सक्सेस होती है तो उनको भी इसमें खुशी होनी चाहिए। हमको पूरे देश की तरह इसको देखना है।
पर एक बात तो पक्की है कि प्राइवेट इंडस्ट्री जिसके ऊपर पहले बहुत कम ऑर्डर्स होते थे, बहुत कम प्रोडक्शन थी, अभी काफी मैच्योर हो गई जी। ये जो आप एक्सपोर्ट्स की फिगर देख रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। राजन जी, लेकिन इसमें सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी कारगर वो इसमें रही हैं? बहुत कारगर हुई हैं। अगर कारगर ना होती तो हम इस स्टेज पे कैसे पहुंचते? जी। पर अगर आप बोलोगे कि 100% सब कुछ है तो ये दिल मांगे मोर जी चाहता है कि थोड़ा और हो, थोड़ी और चेंजेस आए और हम और ज्यादा तरक्की कर सकें, तो इस तरफ बढ़ते हैं। पर सरकार की नीतियों ने इसमें बहुत मदद किया है। उसके बगैर ये संभव ही नहीं था कि हम इस तरह का एक्सपोर्ट कर पाते। जी बिल्कुल। तो ये एक्सपोर्ट और ये इंडिकेशन उन नीतियों का है। अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो क्या हमारा मात्र 700 करोड़ एक्सपोर्ट था, और वो भी सब कंपोनेंट लेवल पे था। अगर आज आप देखिए 30-35 गुना उससे ज्यादा बढ़ के हम आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये नीतियों का असर है। नीतियों का असर है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट का असर है, पूरे एनवायरनमेंट का असर है, और हिंदुस्तान की जो नई पोजीशन है उसका असर। बिल्कुल, तो ये देश के विकास की एक झलक है, उसकी एक बानकी है। कैसे वैश्विक बाजार में लगातार जो रक्षा क्षेत्र के उत्पाद हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि जो अलग अलग देश हैं वो भारत की रक्षा प्रणाली पर अपना भरोसा जता रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। फिलहाल राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने यहाँ पर रक्षा क्षेत्र जो है किस तरीके से लगातार मजबूत हो रहा है। और आइए कॉम टुडे में अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने खराब आयातित वस्तुओं पर नकेल कसी है। वित्त वर्ष 2024-25 में IPR, BIS और FSSAI मानदंडों का उल्लंघन करने वाले खराब वस्तुओं के आयात के खिलाफ कुल 206 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 206 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 13 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन बेचे गए। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत का ई परिवहन क्षेत्र सहायक नीतियों से प्रेरित होकर महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। EPFO ने अपने बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करते हुए अंशदान के संग्रह के लिए 15 अतिरिक्त बैंकों को पैनल में शामिल किया है। इससे बैंकों की कुल संख्या 32 हो गई है। EPFO ने कहा कि 15 बैंक वार्षिक संग्रह में 12,000 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान करने में सक्षम होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि EPFO सक्रिय रूप से EPFO 3.0 की दिशा में काम कर रहा है, ताकि इसे बैंकों की तरह सुलभ और कुशल बनाया जा सके। सेबी ने एल्गोरिदम ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की भागीदारी से संबंधित नियमों को लागू करने का समय बढ़ा दिया है। CBIC ने कहा कि वो 1 मई से कुछ निर्धारित हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों द्वारा व्यक्तिगत परिवहन के माध्यम से आयात निर्यात को लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण से खासकर रत्न और आभूषण के मामले में व्यापार करना सुगम होगा। कोयला क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संचयी उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 से करीब 5% ज्यादा है। वहीं संचयी कोयला ढुलाई भी 1 बिलियन टन के पार पहुंच गई है। निवेशक डिजीलॉकर के जरिए डीमैट खाते के विवरण और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। इस पहल से प्रतिभूति बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों में कमी आएगी और निवेशक सुरक्षा बढ़ेगी। RBI ने कहा कि 2000 रुपए के करीब 98% नोट वापस आ गए हैं और केवल 6,366 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अब भी जनता के पास हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने एप्पल के उपकरणों का विनिर्माण बढ़ाने के लिए भारत में स्थित अपनी इकाई में 276 करोड़ रुपए की नई मशीनरी जोड़ी है। फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 276 करोड़ रुपए मूल्य के मशीनरी उपकरण प्राप्त किए हैं। स्विगी को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 158 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कर मांग को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी का मानना है कि उसके पास आदेश के खिलाफ मजबूत मामला है और वो अपील के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। कंपनी ने कहा कि इस आदेश से उसके वित्तीय और परिचालन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने करीब 600 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों को निकाल दिया है। इन्हें 1 साल के भीतर ही भर्ती किया गया था। छटनी का असर गुरुग्राम और हैदराबाद के कर्मचारियों पर पड़ा है।